सुबह की रोशनी चारों जानी फैल गई थी। कुलसूम बेगम मेहमान खाने में आराम कर रही थी कि हवेली की खिड़की के पार से आने वाले शोर ने उनकी नींद में खलल डाला। वो एक झटके से खड़ी हुई और गुस्से से आगे बढ़ी। खिड़की का पर्दा हटाकर खिड़की खोलकर देखी तो पता चला नीचे हवेली के गेट के सामने लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन हैरान कुन बात ये ना थी। हैरान कुन बात तो ये थी कि लड़का नुमा लड़की पेंटिंग बैटिंग करवा रही थी। उसे देखकर उन्हें शदीद झटका लगा। हाय, ये लड़का है या लड़की? उन्होंने इसकी जिसामत पर गौर किया तो अपने खुले मुंह पर हाथ रख दिया, जो हैरत के मारे खुल गया था। अस्तगफिरुल्लाह, ये इस लड़की के माँ बाप कौन है? कैसा हुलिया बना रखा है? कैसे घूम रही है? इन्हें जरा शर्म नहीं आई कि जवान लड़कों के साथ ये क्रिकेट खेल रही है? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, अंदर से एक लड़की की आवाज आई, अभी ओ बाउंसर करवा देखती हूँ, कौन बाल को पकड़ सकता है। स्टॉर्म बॉय टाइप लड़की ने इशारे से एक लड़के से कहा तो उन्होंने अपनी आंखें सुकेरी थी। कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और हवेली की सबसे छोटी बहू निदा बेगम अंदर दाखिल हुई। कुलसूम बेगम ने मुड़कर उन्हें देखा। हाय हाय निदा, ये लड़की कौन है जो लड़कों के साथ पैंट शर्ट में क्रिकेट खेल रही है? ये सुनते ही उनके हाथ में मौजूद सब गिलास लड़खड़ाए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। कौन आपा? उन्होंने कुलसूम बेगम से पूछा, जो उनके यहाँ चंद दिन की मेहमान बनी ठहरी हुई थी और आज वो जाने वाली थी। लेकिन उनका सवाल सुनकर निदा बेगम के छक्के छूट गए थे। वो बामुश्किल मुस्कुराई और आगे आकर खिड़की से नीचे झांका तो इनका दिल चाहा कि वो जादू की छड़ी से यहाँ से गायब हो जाए। ये वो बामुश्किल मुस्कुराई, आपा ये हमारी मनीषा है। ये सुनते ही कुलसूम बेगम की आंखें हैरत से फैल गई। निदा, तुम सच कह रही हो? ये तुम्हारी बेटी है मनीषा? निदा बेगम का दिल चाहा कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। सुबह ही सुबह वो जिद पर अड़ गई थी कि आज वो गली के लड़कों के साथ क्रिकेट खेल कर रहेगी और अगले हफ्ते वाली हार का बदला चुकाएगी। उसकी अम्मी ने बारहा मना किया था, लेकिन उनके काम में मसरूफ होते ही सर पर जैसे तैसे स्कार्फ बांधकर बाहर चली गई थी। और अब जब वो उन्होंने खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो स्कार्फ तो दूर, उसने अपने बालों का भी जोड़ा बनाकर ऊपर पोनी नुमा बांध रखा था। उन्हें शदीद शर्मिंदगी ने आ गिरा। आप आए ना बाहर, हम सब बैठ कर नाश्ता करते हैं। ये ऐसी ही है ला उबाली सी, आप इसे छोड़े। उन्होंने मोहब्बत से कुलसूम बेगम को के हाथ को थामा। उन्हें लिए आगे बढ़ने लगी। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी बेटी के तौर तरीके देखकर मैं बहुत ज्यादा दिल गिरफ्तार हुई हूँ। अरे, बेटियों को ये सब थोड़ी सिखाते हैं। नीदा बेगम का सर झुक गया। उन्हें रह रहकर मनीषा पर गुस्सा आने लगा। वो दोनों आपस में बातें करते नीचे नाश्ते की मेज पर आ गई। किसकी बात कर रही हैं आप? हमदान साहब जो अभी अपने कमरे से निकले थे, कुलसूम बेगम की इस अंदाज में बात करना सुनकर समझ गए थे कि वो क्या कह रही है। वो भी बाहर लड़कों के साथ अपनी बेटी की सबसे ऊंची आवाज सुन चुके थे। हमदान, ये तुम्हारी बेटी क्या करती फिर रही है? वो नए सिरे से शुरू हो गए। हमदान साहब मुस्कुराए। उन्होंने कुलसूम बेगम को बैठने का इशारा किया। अरे आपा, आप नाश्ता करें, छोड़े इसे। वैसे मेरी इजाजत लेकर गई है, मैंने इसे कहा था कि खेल लो, क्रिकेट का बहुत शौक है ना इसे। उन्होंने चाय की प्याली अपनी तरफ खिसकाई और कुलसूम बेगम की बात का जवाब दिया। नीदा बेगम ने उन्हें आंखों ही आंखों में घूर कर इशारा करके ये कहा था कि क्या जरूरत थी मनीषा को बाहर जाने देने की। लेकिन उन्होंने नाक पर से मक्खी बैठी मक्खी की तरह उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। हमदान बगैर दुपट्टे के लड़कों वाले कपड़ों में वो लड़कियों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। तुम्हें तुम्हें अजीब नहीं लगता? हवेली के दूसरे लोग भी वहां मेज पर जमा होना शुरू हो गए थे और निदा बेगम तो फिर किचन में गुम हो गई, क्योंकि अब कुलसूम बेगम की मजीद बातें बर्दाश्त करना उनके बस में नहीं था। आपा फिक्र न करे, उसके माँ बाप बैठे हैं फिक्र करने वाले, हो जाएगा उसका भी कुछ ना कुछ, अभी तो बच्ची है। कुलसूम बेगम ने आंखें फैलाकर उन्हें देखा। बच्ची है? मैंने तो सुना है कि 19-20 वर्ष की है। 19-20 वर्ष की बच्चियां नहीं होती। इस उम्र में लड़कियों की ना शादी हो जाती है, बाल बच्चों वाली हो जाती है। मेरी बात मानो और उसे कस के रखो, और ना किसी दिन ऐसा चंद चढ़ाएगी ना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हमदान साहब के आईब्रो हैरत से इकट्ठे हुए। उनके चेहरे पर गुस्से के आसार दिखाई दिए। चले छोड़े ना आपा, मनीषा मेरी बेटी है, मैं उसकी फिक्र कर लूंगी। मेरे होते हुए कोई इसकी तरफ उंगली उठाए मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेहमान है, नाश्ता करें। कुलसूम बेगम उनका अटल और मजबूत लहजा सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाती प्लेट पर झुक गई। अभी वो अपने चाय के कप में चीनी हिलाने ही वाली थी कि बैरूनी दरवाजा एक झटके से खुला और मनीषा अंदर दाखिल हुई। दरवाजा खुलते ही जैसे हल्का सा तूफान कमरे में आया। उसकी जीन्स पर मिट्टी के जर्रात
बालों की रबड़ खुल जाने से बिखरी लठी चेहरे पर थी। हाथ में गेंद पकड़ा हुआ था और सबसे बढ़कर स्कार्फ जो उसने पीछे जमीन पर बेबसी से घसीटता हुआ आ रहा था। कुलसूम फूफो ने हैरान होकर आंखें फैला दी। कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन फिर हमदान साहब की तरफ देखकर चुप हो गए। वेदा ने भी ठहर कर मनीषा को देखा। पास बैठे अरसम के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। जैसे ही वो अंदर आई, वो कुछ लम्हे रुक कर सांस बहाल करती रही, फिर चुप कर स्कार्फ उठाने की कोशिश की, मगर वो इसकी गिरफ्त से फिसल कर दोबारा जमीन बोस हो गया। तजन हल्के से हंस पड़े। मनीषा, लगता है आज स्कार्फ ने भी आपके आगे हथियार डाल दिया है। ये भाभी थी। मनीषा ने बेनियाजी से हाथ जाड़े। हाँ, कुछ चीजें किस्मत में ही बगावत लेकर आती हैं। तभी ही निदा बेगम आगे बढ़ी। उन्होंने मनीषा को डांटा। मनीषा, ये क्या हाल है तुम्हारा? जरा देखो तो अपने कपड़े, बाल और ये स्कार्फ। आखिर लड़की हो तुम, कुछ तो अंदाजा लड़कियों वाला रखो ना। मनीषा ने सिर झुकाकर स्कार्फ उठाया, मगर उसके चेहरे पर मनचला सा तासुर अब भी कायम था। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन ये स्कार्फ है कि मुझसे दोस्ती ही नहीं करना चाहता। कभी हाथ से निकल जाता है, कभी दरवाजे में अटक जाता है। उसकी कजन दबी दबी हंसी से बोले थे। निदा बेगम की पेशानी की शिकनी गहरी हुई। ये कोई मजाक है? सुबह से तुम्हें समझा रही हूँ, मेहमान आए हुए, कुछ तो लिहाज कर लो। कम से कम उनके सामने तो लड़कियों जैसा अंदाज इख्तियार करो। उन्होंने उसे डांटा, लेकिन वो मनीषा ही क्या जिस पर असर हो जाए। वो अंदर जाने के बजाय कुलसूम बेगम के बराबर में धप से बैठी। कुलसूम आंटी, मैं तो तैयार होना चाहती थी, मगर बाहर क्रिकेट का मैच ऐसा जम रहा था कि हार मानना ना मुश्किल था। निदा बेगम ने बेकतार हाथ माथे पर रखा, तो निगाहत बेगम ने उन्हें उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी। उसी लम्हे मनीषा के वालिद अंदर आए और मंजर देख के उनके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ आज फिर? स्कार्फ ने मनीषा के आगे हथियार डाल दिया। ईदा बेगम ने गुस्से से उनकी तरफ देखा। आप भी मुस्कुरा रहे हैं? बात संभालने के बजाय आप ही बेटी को खुली छूट देते हैं। हमदान साहब ने उसका माथा चुमा। वो जैसी है मुझे मंजूर है। उसे बचपन से लड़कों में पला पला है, और इसी वजह से मेरी बेटी थोड़ी अलग है। कुलसूम पोपो से रहा ना गया, मगर हमदान, लड़की आखिर लड़की होती है। हमदान साहब ने नरमी से उसकी तरफ देखा। मनीषा का दिल साफ है, बस वक्त के साथ सीख जाएगी। मनीषा ने फखर से अपने बाप की तरफ देखा, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आहिस्ता सा स्कार्फ को दोबारा सर पर रखा, फिर वहां मौजूद तमाम लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अच्छा ठीक है, अब तो सब खुश है ना? उसने पूछा। हाँ, बस इसी तरह कुछ सुधर जाओ तो हमें शिकायत भी ना रहे। और हमने कहा तो मनीषा ने पास रखा क्वेश्चन उसकी तरफ उछाला। तुम चुप रहो। हंसते हुए किसी डॉम बॉय की तरह चलते अपने शौक मगर मासूम मुस्कुराहट के साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। सूरज की धूप हवेली के बरामदे में फैली थी। मनीषा लाउंज के बड़े सोफे पर टांग चढ़ाए बैठी चिप्स खा रही थी। स्कार्फ कंधे से सरक रहा था। बाल बिखरे हुए थे, हमेशा की तरह टाइट, और शर्ट में मलबूस थी। टी टीवी की आवाज मध्यम सी फिजा में फैली हुई थी। चिप्स की थैली उसकी गोद में थी और निगाहें किसी एक जगह पर जमी हुई थी, मगर उसका जहन किसी और ही दुनिया में खोया था। अचानक बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मनीषा ने एक झटके से सर घुमाया। चंद लम्हे वो गौर से सुनती रही, फिर बुड़बुड़ाई थी। ये कौन सा बहादुर बच्चा है जो यूं कस्बे बढ़ बढ़ कर रो रहा है? आखिर वो बेजारी से सोफे से उठी, हाथ जाड़े और बाहर की तरफ बढ़ गई। हवेली के बड़े दरवाजे के बाहर दो तीन लड़के खड़े हंस रहे थे, और उनके सामने एक छोटा सा लड़का ऊंची आवाज में रो रहा था। उसके हाथ में खाली धागा था और सामने उसके गुब्बारे के साथ बंधा हुआ सफेद रंग का परिंदा बेबसी से हवा में फड़फड़ा रहा था। उसका परिंदा उड़ जाएगा मनीषा बाजी, अब देखो मजा आएगा। मनीषा ने मंजर आंखें सुकेर कर देखा। वो सीधी लड़कों के सामने जा खड़ी। अबे ओए, ये तुम लोगों ने क्या ड्रामा रचाया हुआ है? एक छोटे परिंदे पर जुल्म करते हो? वो गुब्बारा हवा से ऊपर उठता जा रहा था। बस बाजी, थोड़ा सा मजाक किया है। मनीषा ने उसे घूरा। मजाक? वो लड़का अंदाज में आगे बढ़ा। लड़के सहम गए, मगर कुछ कह न सके। मनीषा ने परिंदे को देखा जो गुब्बारे के साथ उठती हवा में बेबसी से फड़फड़ा रहा था। उसने एक लम्हा भी जाया न किया। वो तेजी से मुड़ी और हवेली के अंदर गई, और चंद सेकंड बाद वापस आई तो उसके हाथ में उसके बाबा की गन थी। दरवाजे पर खड़े पुराने मुलाजिम ने हैरत से उसे देखा। बीबी जी, ये क्या? खामोश नहीं चाचा, एक मासूम की दुनिया बचानी है। मनीषा ने हवा में गुब्बारे की तरफ नजर जुमाई। उसकी आंखों में अजीब संजीदगी आ गई। मनीषा का निशाना अटल था। उसने गहरी सांस ली, गन उठाई
ایک پل خاموشی چھا گئی، پھر ٹھا کی آوازیں، غبارے کی آواز نہایت خوبصورتی سے فضا میں گونجی۔ غبارے سے گندی رسی درمیان سے کٹ کر نیچے گر گئی۔ پرندہ آزاد ہو کر ہوا میں پڑپڑاتا ہوں نیچے آیا اور سیدھا اس بچے کے چھوٹے سے کندھے پر آ بیٹھا۔ لڑکے جو بھی ہنس رہے تھے سن ہو گئے۔ حویلی کے دروازے پر کھڑے نوکر، خواتین، سب لوگ حیران رہ گئے۔ واہ، کیا نشانہ اس لڑکی کا! اس کے کزن ارسم نے اسے داد دی۔ منیشا نے ایک گن ہاتھ میں لٹکا اور دوسرے ہاتھ سے بچے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ روتے ہیں بہادر بچے، ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ بچہ مسکرا دیا۔ اطمینان سے کھڑی اپنے ہی نشانے کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ ہونٹوں پر فخر بھری مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف اس کے اندر کی بہادری میں تھی۔ وہ بلا شبہ حویلی کی واحد شہزادی تھی جس میں بلا کی بہادری اور نڈر پن تھا۔ سلیمان حسن کا خاندان حویلی کی شان تھا۔ ایک ایسا خاندان جس کی جڑیں مضبوط تھی اور محبتیں دلوں میں بسی ہوئی تھی۔ سلمان حسن خود اس گھر کا ستون تھے۔ ان کے تینوں بیٹے اپنے اپنے مزاج کے ساتھ اس گھر کی رونق تھے۔ بڑا بیٹا نعمان جو کہ گھر کا ذمہ دار اور سنجیدہ بیٹا تھا، جس کی اہلیہ نگہت ٹھہری ہوئی طبیعت کی مالک تھی۔ ان کا بیٹا عثمان اپنی نئی نویلی دلہن نشا کے ساتھ گھر میں نئی انرجی لے آیا تھا۔ دوسرے نمبر پر ارسلان تھے۔ ان کا مزاج تیز تھا مگر دل کے صاف تھے۔ ان کی بیوی سیما چنچل، باتونی اور خاندان کی جان تھی۔ ان کے جڑواں بیٹے ارحم اور ارسم شور، شرارت اور ہنگامے کا مکمل پیکج تھے، جن کے بغیر حویلی سنی سنی سی دکھائی دیتی تھی۔ تیسرے بیٹے ہمدان تھے، جن کا نازک دل اور نرم مزاج سب میں مشہور تھا اور وہ سب کا خیال رکھنے والے تھے۔ ان کی اہلیہ ندا بیگم سلیقہ شعر اور گھریلو خاتون تھی، اگر اپنی اکلوتی بیٹی کے معاملے میں حد سے زیادہ فکر مند تھی، جس کا نام منیشا تھا، جو پورے خاندان کی رونق، دادا کی پوتی اور چچاؤں کی لاڈلی تھی، اور باپ کی تو اس میں سانس اٹکی رہتی تھی۔ وہ حویلی کی سب سے چہیتی تھی۔ چمکتی آنکھیں، شرارتی مسکراہٹ اس کا خاصہ تھی۔ گھر کا ہر فرد اس کے رنگ میں رچا ہوا تھا۔ جب وہ ہنستی تو حویلی میں بہار اترتی، جب وہ روٹتی تو سب اسے منانے کے لیے پیچھے پیچھے پھرتے۔ اتنے سارے مردوں میں پلنے والے وہ لڑکی ٹام بوائے بن گئی، جو ہمیشہ جینس یا ٹائٹ پہننا پسند کرتی تھی۔ اس کی عادتیں بالکل لڑکوں جیسی تھی، کوئی ایک عادت بھی لڑکیوں والی نہ پائی جاتی۔ ندا بیگم اسی لیے پریشان رہتی، جبکہ سب نے انہیں تسلی دی تھی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ سب یہ نہیں جانتے تھے کہ وقت کے ساتھ وہ اپنی زندگی میں ایک طوفان کو دعوت دینے والی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنی عادت کے بدولت ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ شام کی چائے پر سارا خاندان کٹھا تھا۔ منیشا کو اس کی سہیلی رمشا کا میسج آیا، پھر وہ خوشی سے اچھلتی کودتی اپنے لمبے کھلے بال جھٹکتے ہوئے ہاتھ میں موبائل دبوچے بھاگتی ہوئی حویلی کے ہال میں داخل ہوئی، جہاں سب بیٹھے تھے۔ بابا، وہ سیدھی ہمدان صاحب کے پاس آئی، ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہمدان نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ ہاں میری گڑیا، بولو۔ دیکھیے گا، کبھی نہ کبھی فرمائش ہی کرنے کو چاہیے ہوگی۔ نگہت تائی نے فوراً سے طنز کیا۔ کیوں نہیں، لاڈلی جو ٹھہری۔ سیما تائی نے لقمہ دیا۔ منیشا نے منہ پھیلا کر سب کو گورا اور بابا کی گردن میں بازو ڈال دیا۔ بابا، ہمارا کالج ٹرپ جا رہا ہے کشمیر، صرف 2 دن کا، پلیز مجھے بھی جانا ہے۔ ندا بیگم نے فوراً چونک کر اوپر دیکھا۔ کشمیر؟ بالکل نہیں، میں نے صاف کہا ہے اکیلے کہیں نہیں بھیجوں گی۔ منیشا کا چہرہ لٹک گیا۔ اماں، سب جا رہے ہیں اور میں بچی تھوڑی نہ ہوں، 3rd ایئر میں ہوں۔ پر اس کا احتجاج سایا گیا۔ بیٹیوں کو ہر جگہ بھیج دینا اچھی بات نہیں ہوتی۔ سیما نے ہنستے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا۔ جانے دینا پلیز۔ منیشا مصنوعی رونا رونے لگی۔ بابا دیکھیں نا، سب مجھے رونے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ہمدان نے مسکراہٹ چھپاتے اس کا ماتھا چوما۔ میرے ہوتے ہوئے میری گڑیا کیوں روئے؟ نیدا بیگم نے غصے سے انہیں دیکھا۔ ہمدان، میں نے منع کیا ہے، زمانہ اچھا نہیں ہے۔ منیشا فوراً بابا کی طرف مڑی۔ آپ ہی کچھ کہنا پلیز۔ پورا حال اس وقت بیٹی کے ڈرامے سے اسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نیدا نے بے بسی سے شوہر کو دیکھا۔ اب سب مل کر بگاڑ رہے ہیں اسے۔ منیشا فوراً اٹھ کر نیدا کے پاس آئی، اس کی گلے میں باہیں ڈالی۔ اماں، میں وعدہ کرتی ہوں ہر گھنٹے بعد میسج کروں گی، ٹیچر ساتھ ہوں گی نا، کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نیدا بیگم نے گہری سانس لی۔ مجھے نیند ہی نہیں آئے گی، میں ویڈیو کال کر لوں گی نا۔ سب ہنس پڑے۔ ہمدان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فون آن رہے گا اور ہر اپڈیٹ دیتی رہو گی۔ منیشا نے خوشی سے چیخ ماری۔ اوئے ہوئے بابا، جیتے رہے میرے ہیرو بابا۔ تو ہمدان کا گال چوم کر ناچتی ہوئی حال سے بھاگ گئی۔ نیدا نے بے اختیار مسکراتے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی اپنے بابا کے بس میں رہتی ہے، ہمارے نہیں۔ حویلی میں ایک بار پھر کہہ کے گونجنے لگے۔ گاڑی کشمیر کے راستے پر دوڑ رہی تھی۔ کھڑکیاں کھلی تھی
और ठंडी हवा मनीषा के बाल उड़ाए जा रही थी। लंबे बाल आज भी उससे रबड़ से बस गुजारे के तौर पर बांध रखे थे, मगर चंद लटे जिद में निकलकर उसके रुखसार पर खेल रही थी। उसका हुलिया हमेशा की तरह जरा अलग, जरा डिफरेंट सा था। उसने घर से निकलते वक्त एक कीमती मता अपने पर्स में तमाम घर वालों की नजरें चुरा कर रखती थी, और अब बार बार अपने पर्स में हाथ डालकर उसे महसूस करके एक सुकून अपने अंदर उतरता हुआ महसूस किया था। उसने ब्लू जीन्स तो सफेद टी शर्ट पर नीले रंग की जैकेट पहन रखी थी। पैरों में बड़े बड़े स्पोर्ट्स शूज थे, हाथ में कैमरा और गले में स्कार्फ था जो आधा गाड़ी की सीट पर पड़ा था। मनीषा, स्कार्फ तो सीधा कर लो, उसकी दोस्त ने टोका। मनीषा ने शीशे में अपनी झलक देखी। यार, ये मुझसे नहीं संभलता। उसे स्कार्फ उतारकर पर्स में रख दिया। मनीषा कभी किसी दरख्त को करीब आता देखकर चीख मार देती। काश ये माल्टे का दरख्त होता, झोली भर भर के खाती। वो अफसोस से कहती, उफ अल्लाह, कितनी नदीदी हो तुम। उसकी दोस्त ने उसकी पीठ पर ठमोका चढ़ा, लेकिन उसे किसी की बात की कोई असर नहीं थी। वो कभी खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर बादलों को पकड़ने की कोशिश करती। ना करो यार, धान पान सी हो, बादल लेकर चला जाएगा तो। उसकी क्लास वालों ने उसका मजाक उड़ाया। वो कभी मोबाइल निकालकर वीडियोस बनाती और बुलंद आवाज में गाने लगती। हम जा रहे हैं कश्मीर, जहाँ चाय गुलाबी, लोग, खूबसूरत तस्वीरें सिर्फ मेरी अच्छी आती है। उसकी दोस्तों ने उस पर तकिया दे मारा। बस कर दो अपना मुंह मियाँ मिट्टू, हम भी हैं। जो गाड़ी आगे बढ़ी थी, मनाजिर बदलने लगे। ऊंचे दरख्त, बादलों में छुपी पहाड़ी चोटियां, फिर रास्तों के किनारे बहते झरने। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब सा हो। मनीषा की आंखें चमक उठी। यार, यहाँ तो दिल ही बाग बाग हो गया, मुझे यही रह जाना चाहिए। वो बुड़बुड़ाई। ओ अबे, पहाड़ खरीदने के लिए पैसे लाई हो? उसकी दोस्तों ने उसे छेड़ा। मनीषा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। मैं पहाड़ नहीं, बल्कि यहाँ की जमीनों की शहजादी ही बन जाऊंगी। उसकी दोस्तों ने जोर से कहका लगाया, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। ये सुनकर उसने नाक गहरे चढ़ाई। ज्यादा जलो मत मुझसे, मेरी किस्मत तो ऐसी होगी ना कि शक्ल दिखती रह जाओगी। ये अल्फाज कहते हुए वो हंस पड़ी, और फिर गाड़ी एक जगह रुकी तो सबसे पहले बस से निकलने वाली भी वो थी। और उसे छलांग लगाई और तेजी से आगे बढ़कर खूबसूरत नजरों के दरमियान गोल गोल घूमकर एक गहरी सांस ली। क्या खूबसूरत नजारा है। दिल चाहता कि बाबा से कहकर यही एक घर बनवा लो। उसे फौरन से मोबाइल निकालकर सेल्फी लेना शुरू कर दी थी। तभी पीछे रह जाने वाली उसकी दोस्तों की चीख बुलंद हुई। वो मुड़ी। अरे ये क्या। वो तेजी से आ गया। उसकी दोस्त रमशा उसके गले लग गई। मेरा कैमरा, मेरा कैमरा। वो खौफ के मारे चिल्लाने लगी। क्या हो गया है चुड़ैल, देख ली ना, या भूत देख लिया, चिल्ला क्यों रही हो। मनीषा ने उसकी हालत पर हुज उठाया। अरे अंधी हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरा कैमरा बंदर लेकर उस दरख्त पर चढ़ गया है। वो देख रही हो कितना ऊंचा दरख्त है। रिमशा खौफ के मारे कपकपा रही थी। ये देखते ही मनीषा का कहका बुलंद हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बंदर ही है, शेर थोड़ी है जितनी चीखें मार रही हो। यही बात कैमरे की तो मैं उससे छीन कर लाती हूँ। ये सुनते ही वहां खड़ी तमाम लड़कियों ने हैरत से उसे देखा। वो टॉम बॉय तेजी से कदम बढ़ाती उस पथरीली जमीन की परवाह किए बिना आगे बढ़ी, उस दरख्त पर चढ़ गई। तमाम लोग ने अपनी मुंह पर हाथ रख लिया। मनीषा संभाल कर, रिमशा चिल्लाई। तुम्हें कुछ हो गया तो हवेली वाले तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ये सुनते ही वो जोर जोर से हंसी। मनीषा को कुछ नहीं हो सकता, तुम जैसी नाजुक लड़कियों के बस की बात नहीं है ये मेरे जैसी मजबूत लड़की की ही कहानी हो सकती है। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल निकाला और दरख्त की कमजोर सी शाख को पकड़कर सेल्फी ली। वाह क्या नजारा है। दरख्त के उस पार खूबसूरत नजारों से मुज़य्यन कुदरती खूबसूरती मौजूद थी। वो जैसे उनमें खो सी गई। बंदर उसे इस दरख्त पर हैरानी से चढ़ते देखकर जैसे जम सा गया। दरख्त और इन कुदरती नजारों के दरमियान खाई थी। एक जरा सा पाँव स्लिप होता और उसमें वो गिर जाती, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। बल्कि उसने बंदर की तरफ देखा। ओ हेलो, शर्म नहीं आती लड़कियों की चीजें चराते हुए। मर्द बनो, वही आई मीन बंदर बनो। बंदर में भी मर्द होता होगा ना, वो बनो तुम, समझे। अब शराफत से मुझे मेरा कैमरा वापस करो। वो बंदर से उर्दू में बात करती वहां तमाम लड़कियों के पेट में हसास आकर दर्द कर चुकी थी। बस कर दो मनीषा, अब कैमरा लेकर ना नीचे आ जाओ। किसके खानदान में अपना रिश्ता देना है क्या। मनीषा के कानों में खोला की आवाज पड़ी। उसने खूनख्वार निगाहों से उसे देखा। खोला, ये कह रहा है कि मुझे खोला पसंद आ गई है, उससे रिश्ता तय करवाओ, फिर ये कैमरा वापस करूंगा। हंसी का एक तूफान उठा था। मनीषा प्लीज नीचे जाओ, मुझे डर लग रहा है, कैमरे को कुछ हो ना जाए, तुम्हें जरूर हो जाएगा। मनीषा ने नफीम में सर हिलाया, फिर उसने बंदर की तरफ हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया तो वो अपना चेहरा उस जाविये से मोड़ गया। ऐसा लगा जैसे मुस्कुरा रहा हो। मुबारक हो, मुबारक हो, खोला का रिश्ता पक्का हो गया।
बंदर ने मुस्कुराते हुए पसंदगी जाहिर कर दी है। रिमशा ने वहां खड़े होकर उसकी ये कॉमेडी देखकर अपना सर पकड़ लिया। अगले ही सेकंड वो झट से नीचे आई और कैमरा उसके हाथ में। ये जादू कैसे हो गया? रिमशा हैरान थी। जब तुम्हारा दिल दहल रहा था ना कि ये बंदर मुझ पर हमला ना करते, तभी उसने आंख दबाई और फिर उसकी बात सुने बगैर वो आगे बढ़ गई। रिमशा और खोला भी उसके पीछे चल दी। सबके ग्रुप वहीं खड़ा सेल्फियां बना रहा था। कहाँ जा रही हो? मैडम से पूछ तो ले। रिमशा हाँफते हुए उसके साथ चलने लगी। तो तुम वहीं जाकर मरो, मेरे साथ क्यों आई हो? अब घूमने आए तो हर जगह जाएंगे ना। खतरनाक रास्तों पर चलते वो फूलों की एक वादी को देखकर वहां ठहर गई। उसे झुककर एक फूल को तोड़ा और अपने नाक के करीब ले गई। अपना मोबाइल निकालकर फूल के साथ सेल्फी बनाई। तब उसे अपनी सेल्फी में खूबसूरत लड़की दिखाई दी, जो काफी हद तक डरी सहमी हुई थी। और फौरन पीछे मुड़ी तो लड़की उसे देखकर डर गई। वो कम उम्र थी, शायद 15 वर्ष की। अरे तुम डर क्यों रही हो? घबराओ मत, हम यहाँ घूमने आए हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो डर कर पीछे हटी और फिर उल्टे कदमों इस कदर तेजी से रोते हुए भागी कि मनीषा अपनी जगह खड़ी हो गई। इसे क्या हुआ है? 1 मिनट, चले देखते हैं इसे क्या हुआ है। तो इसके पीछे जाने लगी। रिमशा और खौला ने इसे रोका तो वो उन पर भड़क उठी। तुम दोनों को जाना है तो जाओ, मैंने तुम लोगों की मिन्नतें नहीं की थी। लेकिन ये लड़की इस तरह रोई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ गड़बड़ जरूर है। वो वहां से बहुत दूर निकल गई थी जहां उसकी बस थी। मैं तो चल चल कर थकी हूँ, पिछले 15 मिनट से वो लड़की हमें नहीं मिल रही, हमें वापस जाना चाहिए। खौला रूहानसी होकर बोली तो रिमशा ने उसकी तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा। मैंने तुम दोनों को कहा भी था कि वापस लौट जाओ। अब सही हो सही हो तो भुगतो। उसकी फितरतन जासूस तबीयत उसे कहीं बैठने ही नहीं दे रही थी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और बुड़बुड़ाते हुए और तेज चलने लगी। रिमशा और खौला ने अफसोस से एक दूसरे को देखा। खून सी मनहूस खड़ी थी कि मैं इसके पीछे आ गई। वो दोनों अब पीछे अकेले जाने का सोच भी नहीं सकती थी जहां उनका ग्रुप खड़ा था। शाम ढल रही थी। ठंडी हवाएं उनके चेहरे पर सर्द थपड़े मारकर उनकी कपकपी में मजीद इजाफा कर रही थी। लेकिन वो पत्थर से बनी मनीषा बगैर सर्दी की परवाह किए मुसलसल आगे बढ़ती गई, इस बात से बेखबर कि वो सरदार जरियान की सरजमीन में दाखिल हो चुकी है। वो सरदार जो असूलों का पक्का है और वहां के तमाम लोग उनके जेर असर है। वो सरदार जयान वहां का कानून भी है और जज भी, और इंसाफ भी। थोड़े ही दूर वो सांस लेने के लिए रुकी तो उसे अजीब अजीब सा शोर शराबा सुनाई दिया। उठी पहाड़ी की पगडंडी के आगे जाकर एकदम गली बदल गई जहाँ लकड़ी के पुराने घरों की कतार थी। धुंध फैल रही थी और ठंडी हवा में दरख्तों के पत्ते सर झुका रहे थे। मनीषा खामोशी से शोर के ताकों में चलने लगी, मगर अगला मंजर जैसे उसके कदमों में जंजीर डाल गया। सामने एक खुश्क लकड़ी के घर के साथ वही सहमी लड़की खड़ी थी। वो एक दराज कद आदमी जो उम्र में उससे दुगना था उसके बाजू पकड़कर उसे जैसे झिंझोड़ रहा था। कहा था ना ऐसी कोई हरकत ना करना, मगर तू ना समझी ना, आखिर तेरी शादी तो मुझसे ही होगी। वो शख्स कर्जदार आवाज में चीखा और लड़की को जोर से थप्पड़ मारा। लड़की की चीख पहाड़ में गूंज उठी। मनीषा की रगों में खून खौल उठा। ओए रुक जा, हाथ नीचे कर। वो भागती हुई बीच में कूद गई। उस लड़की के बालों को उस मर्द की गिरफ्त से आजाद किया। दोनों बाजू उस लड़की के आगे फैला दिए। आदमी ने गुस्से से ऊपर से नीचे तक उसे अजनबी बहादुर लड़की को देखा। अबे तुम हो कौन? क्यों हमारे बीच आ रही हो? ये तुम्हारा कोई मसला नहीं, हटो यहाँ से। मनीषा आगे बढ़ी। आंखों में चिंगारियां चमक रही थी। एक लड़की पर हाथ उठाने और जबरदस्ती करने पर शर्म नहीं आती? मर्द बनो मर्द, हिजड़े भी तुमसे अच्छे होते हैं। उस आदमी की कनपटी की रग फड़क उठी। उसने गुस्से से तंतवाते हुए उसे जोर से पीछे को धक्का दिया। झटका इतना जोर का था कि मनीषा पीछे डगमगा गई, मगर खुद को संभाल लिया। ओए तूने मुझे हाथ लगाया? तूने मुझे? वो गुस्से से कफ उड़ाने लगी। उसके अंदर की चुलबुली लड़की एकदम गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब हमदान हसन की तरबियत याफ्ता बेटी खड़ी थी। क्या बिगाड़ने की तू मेरा? हाँ। वो सीना तान कर उसके आगे खड़ा हो गया और तंजिया कहका लगाया। मनीषा की आंखें लम्हा भर के लिए बंद हुई। फिर जैसे फैसला हो गया, उसे जैकेट के नीचे पर्स में हाथ डाला और अपनी पिस्टल निकाल ली। ये सब इस कदर इतना गायब मुतवक्का था कि आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। हटो पीछे। उसकी सीने पर पिस्टल रखकर बोली। मनीषा की आवाज बिजली की तरह गरजी। आदमी आगे बढ़ा। तुम्हारे इस खिलौने से मैं नहीं डरती, क्या करोगी? हाँ। आदमी की हरदर्मी पर मनीषा का जब्त जवाब दे गया। ठा की आवाजें पूरी वादी हिल गई। गोली आदमी की टांग में लगी। वो शख्स चीखता हुआ जमीन पर गिरा। चंदों के लिए ऐसा सुनाटा छाया कि हवा पे रुक गई। लड़की खौफ से पत्थर हो गई। भागो अब यहाँ से, मनीषा ने उसे कहा।
रिमशा और खवाजा साकित हुए थे। मनीषा एक कदम पीछे हटी। गोली की गूंज अभी तक उसके कानों में थी। फिर अचानक दूर से शोर उठने लगा। लोग दरवाजा खोल रहे थे, कोई भाग रहा था, कोई चीख रहा था। वो आदमी दर्द से कराह कर बेहोश हो गया। उसकी टांग में बहुत सा खून बह गया। मनीषा, भागो प्लीज भागो। उसकी दोस्ती ढूंढती हुई आई, हाथ पकड़ उसे घसीटने लगी। किसी ने देख लिया तो हम सब फंस जाएंगे। खोला ने कपकपाती आवाज में कहा। मनीषा के कदम पहली बार लड़ते। वो तीनों बगैर पीछे देखे भागने लगी। दाएं जानिब एक तंग कच्चा रास्ता था जिसके आखिर में छोटा सा टूटा फूटा घर था। इधर, जल्दी। वो अंदर घुसी, दरवाजा बन गया। अंदर में हाँपती हुई फर्श पर बैठ गई। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। मनीषा अभी तक सदमे में थी। कश्मीर की खूबसूरत वादी में शाम ढल रही थी। सर्द हवाओं में खनकी भरती जा रही थी और सूरज के बुझते रंगों में वादी का हुस्न किसी ख्वाब की तरह फैल रहा था। मगर इस खूबसूरती के बीच टूरिस्ट पॉइंट में मौजूद यूनिवर्सिटी का ट्रैफिक अजीब सी बेचैनी में मुब्तला था। बस के पास शोर मचा था। सब लोग बस में बैठ चुके थे। एक प्रोफेसर ने फिर से देखते हुए पूछा, जी नहीं सर, 3 लड़कियां मिसिंग हैं। गाइड ने परेशान आवाज में जवाब दिया। प्रोफेसर ने चौंक कर फिरसत को दोबारा देखा। नाम बताओ। मनीषा, रिमशा और खोला। प्रोफेसर का दिल बैठ गया। तीनों एक साथ? जी सर, वो सुबह से साथ घूम रही थी, अभी लौट कर नहीं आई है। उस्तादजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी। सर्दियों की शाम और खतरनाक पहाड़ी इलाके, ये वक्त किसी के खो जाने का नहीं था। फौरन सारा एरिया चेक करो। प्रोफेसर ने बीच में ही चीख कर कहा, सर ये कश्मीर का गांव वाला हिस्सा है, यहाँ रास्ता आम सियाहों के लिए महफूज नहीं होता। सिक्योरिटी इंचार्ज ने घबराहट में कहा, फिर भी जाओ, हमें तलाश तो करना चाहिए ना। हमने जिम्मेदारी ले ली है, कुछ भी हो वो तीनों लड़कियां मिलनी चाहिए, सही सलामत। उस्ताद की आंखों में वालदैन का खौफ, जिम्मेदारी और बेबसी साफ झलक रही थी। गार्ड्स हाथों में टॉर्च लेकर ढूंढने हुए मुख्तलिफ रास्तों में फैल गए। सिक्योरिटी के 2 लोग सामने वाले जंगल नुमा इलाके में घुस गए। 3 उस्तादजा वादी के नीचे उतरते रास्ते चेक करने लगे। निशा तो वैसे ही बहुत शौक है कि तस्वीरें बनाते हुए आगे ना निकल गई हो। एक टीचर ने बेचैनी से कहा। वो शरारती है लेकिन बेवकूफ नहीं। तीनों लड़कियों का एक साथ गायब होना एक बड़ा मसला है। एक स्टूडेंट लड़की आगे आई। मैडम, मनीषा ने हमें कहा था कि वो थोड़ा आगे तक जा रही है। हमने उसे मना भी किया मगर वो हंसते हुए चलती। अमशार खौला भी उसके साथ थी। प्रोफेसर ने परेशानी से माथे पर हाथ रख लिया। सबसे पहले उनके मोबाइल नंबर्स मिलाए गए, लेकिन तीनों के मोबाइल ही बंद आ रहे थे। फोन भी नहीं मिल रहा था। ये तो और भी बुरी बात है सर। एक गार्ड ने घबरा कर कहा, क्या तुमने देखा था कि वो किस तरफ गई थी? प्रोफेसर ने सवाल किया। सर, वो ऊपर वाली पगडंडी की तरफ गई थी। वो रास्ता गांव को जाता है, सरदार शरियान के इलाके वाली साइड पर। गाइड ने आहिस्ते से कहा। एक गहरा जिसे सुनाटा सा छा गया। वहां स्याह आमतौर पर नहीं जाते। उसने उनकी मालूमात में मजीद इजाफा किया और सब लोग दंग रह गए। ये तुमने क्या कर दिया मनीषा? रिमशा उस पर चिल्लाई तो उसने आंखें सुकेर कर उसे देखा। मैंने क्या किया है?" वो अब भी डीप बनी उससे पूछने लगी। तुम अब भी पूछ रही हो तुमने क्या किया? खौला हैरान हुई। जरूरत क्या थी पराई मामले में कूदने की और गन लाने की? तुमने सीधा उसे टांग में गोली ही मार दी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अब वो लोग हमारी जान के प्यासे हो गए, हमें ढूंढ रहे हैं। खौला की आवाज कपकपाई। बाहर से एक साथ बहुत सारा शोर बुलंद हुआ और रिमशा और खौला एक दूसरे में चिमट गए। सबके वहां कुर्सी पर बैठी टांग पर टांग चढ़ाए मनीषा ने हंसते हुए उनकी हालत देखी। कितनी कोई डरपोक हो तुम दोनों। और गन लाना जरूरी था। वो आदमी सबक सीख गया होगा। ये सुनते ही खौला और रिमशा ने एक दूसरे की तरफ यूं देखा जिसे मनीषा का दिमाग चल गया हो। ये तो पागल हो चुकी है और हमें भी फंसा दिया है। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। मनीषा ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। बिल्कुल, मैंने तुम लोगों को नहीं कहा था कि मेरे पीछे आओ। यहाँ से चली जाओ। वो रहा दरवाजा। और हाँ, बाहर कोई पूछे तो बता देना मनीषा यहीं पर है। कहीं किसी से डरकर भागने वाली नहीं है। खौला और रिमशा ने उसकी तरफ खून ख्वार निगाहों से देखकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बाहर रात गहरी हो रही थी। जाओ, डर क्यों रही हो? मनीषा ने उनका मजाक उड़ाया। ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। वो दोनों उसको इल्जाम देने लगे। तो मैंने कब अपना कसूर ना माना? वैसे भी मैं हक पर हूँ। और इस शख्स को शुक्र करो गोली टांग पर लगी है, वरना तो मैं सीधा उसके सीने में उतारने वाली थी। वो मजीद उसकी बकवास सुनने की रवादार नहीं थी। पकड़ो इसे, कहा जा सकती है। देखो नकम्मे लोगो तुम, उस लड़की को पकड़ ना सके। चौथान पान से थी। बाहर से जोर जोर से आवाज आई तो दोनों एक जगह जैसे रुके, लेकिन फिर हिम्मत करते बाहर निकली। मनीषा चंद कदम आ गई। हजूम उनकी तरफ मुतवजा हुआ। अब खौला और रिमशा को घेरे हुए थे।
یہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی نا، پکڑو انہیں۔ یہ سنتے ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ نہیں نہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں تھے، ہم تو اپنی یونی کے بس سے بچھڑ گئے تھے، ہمیں وہیں جانا ہے، آپ پلیز ہمیں راستہ بتا دیں۔ یہ سن کر وہاں کھڑے ہجوم نے آنکھیں سکیر کر انہیں دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ ان دونوں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تو منیشا کی جیسے ہنسی چھوٹ گئی۔ کتنی کوئی ڈرپوک لڑکیاں ہیں۔ رمشا اور خولا تو جیسے تیسے کر کے بس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ وہاں ہجوم ابھی تک مشتعل تھا۔ انہوں نے سردار ضیاء کو یہ خبر پہنچا دی تھی کہ شہر سے آئی ہوئی ایک لڑکی نے ایک شخص پر گولی چلا دی ہے، اور شخص کے گھر والے بھی انصاف کے لیے سردار ضیاء کے دروازے کو کھٹکا چکے تھے اور اسے حکم دیا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ حالت میں اس کے سامنے لایا جائے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ ہر کوئی اسے ڈھونڈنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہی تھی، جبکہ منیشا ان سب کو اس طرح بے چین دیکھ کر دور لکڑی کے گھر میں چھپی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ منیشا کا ڈھونڈنا آسان نہیں، ناممکن ہے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی کیونکہ میں حق پر ہوں، اس نے بے اختیار کہا، پھر وہاں کھڑے ہجوم کو اپنے پاس بلایا۔ تم لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہو نا، یہ دو، میں گرفتاری دیتی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ سجائی تو وہاں کھڑا مشتعل ہجوم سے دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔ کس قدر بہادر لڑکی ہے، ایک شخص نے کہا، اور آگے عرض کا حلیہ دیکھ کر اس نے آنکھیں جھکا لی۔ وہ جینز اور شرٹ میں ملبوس تھی، دوپٹہ غائب تھا، البتہ بیگ کندھے سے لٹکا ہوا تھا اور سینے پر بازو لپیٹے وہ فخر سے وہاں کھڑی لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ اسے سردار کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ ایک شخص نے پاس کھڑی عورت کو اشارہ کیا کہ اس کا ہاتھ تھامو اور سردار کے پاس لے جاؤ۔ وہ اس عورت کے پاس آنے سے پہلے ہی آگے بڑھی تھی۔ مجھے راستہ بتاؤ، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ان سب لوگوں نے وہاں دانتوں تلے سے انگلیاں دبا لی تھی۔ کس قدر ڈھیٹ لڑکی ہے۔ ان سب نے آپس میں باتیں کی تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ صرف ڈھیٹ نہیں ہوں، نہ ڈر بھی ہوں، کسی سے ڈرتی نہیں، نہ تم سے، نہ تم لوگوں کے سردار سے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھتی ہوئی ایک بڑے سے محل نما گھر کے سامنے جا کر ٹھہر گئی۔ رک جاؤ لڑکی، سردار تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، لیکن اس حلیے میں تم نہیں جا سکتی۔ منیشا نے وہاں کھڑے پہرے دار کی ایک نہ سنی اور اسے ایک ہاتھ سے سائڈ پر دھکا دیتے ایک شان سے چلتی سردار ضیاء کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے سفید شلوار قمیض میں ملبوس بلیک کلر کی شال اوڑھے بخور اسے ہی دکھ رہا تھا۔ ہلکی تراشیدہ داڑھی، اونچا لمبا قد اور چہرے پر ایک غصے کی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ منیشا کو دیکھتے اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ اسے سر سے لے کر پیر تک منیشا کو دیکھا۔ یہ کس قسم کا لباس پہنا ہے؟ اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ منیشا نے اس کے سوال کا جواب دینا گوارا نہیں کیا، تبھی اسے اپنے دائیں طرف ایک شخص کی آواز سنائی دی۔ منیشا نے آواز کے تعاقب میں نظریں دہرائی تو وہ کرسی پر بیٹھا اپنے پاؤں پر پٹا باندھ کر خون کو روکے ہوئے تھا۔ تو تم ابھی تک یہیں ہو؟ ہاسپٹل روانہ نہیں ہوئے؟ منیشا نے بازو لپیٹ کر اسے دیکھ کر مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے سردار ضیاء نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر اس لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بہادری کی ایک داستان رقم تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ آج تک کسی لڑکی کو دیکھ کر دل اس قدر زور سے نہیں دھڑکا تھا۔ اس کی سرمئی کانچ سی آنکھیں اس کے دل میں گھر کرنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹک کر اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ تو تم نے گولی چلائی ہے، لیکن کیوں؟ سردار ضیاء کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ غلطی سے چل گئی، وہ لاپرواہی سے چوئنگم چباتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ جانتی ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ بے حد غضبناک ہوا اور چند قدم آگے آیا، لیکن وہ ذرا نہ چکی، وہیں ڈٹ کر کھڑی رہی۔ کیا سزا ہوگی؟ پولیس کو دو گے؟ لے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نے گولی غلطی سے چلائی، بس بات ختم۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی تو وہ دائیں طرف سے دوبارہ سے آواز آئی۔ سردار صاحب، اس کی سزا میں خود چنوں گا۔ اس سے کہیں یا تو میری دلہن مجھے واپس لا کر دے جسے دیکھ کر بھاگے، یا پھر اس سے کہیں کہ یہ مجھ سے نکاح کرے۔ یہ سن کر منیشا نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ اپنی شکل دیکھیے، گھر میں آئینہ ہے تمہارے؟ میں تم جیسے لنگور سے شادی کروں گی، ایسا خواب میں بھی مت سوچنا، اور مت سوچنا کہ تم، اور رہی بات تمہاری دلہن کے بھاگنے کی، تو تمہارے اندر خود ہی اتنے گھر نہیں ہے کہ اپنی دلہن کے دل میں گھر کر سکو۔ چوڑیاں پہن لو، تم نے اپنی دلہن بنا سنبھالی گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مذاق اڑانے لگی۔ وہ شخص بے حد غضبناک ہو کر اس کی طرف پڑا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی ٹانگ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سردار ابھی تک خاموش تھا۔ ہجوم میں ہلچل سی پیدا ہوئی۔ سردار، یہی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ خود سر لڑکی کا نکاح اس سے کر دیجئے تاکہ اسے خوب اچھی طرح سزا ملے۔
मनीषा ने पीछे पलट कर देखा। अबे तुम सब क्यों मुझ पर चिल्ला रहे हो? अब इसकी दुल्हन भाग गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं इससे क्यों निकाह करूं? क्या निकाह गुड़िया गुड्डे का खेल है? वो पहले से कई ज्यादा चीख कर बोली, लेकिन हुजूम के आगे उसकी एक न चल सकी। सरदार जान ने एकदम से हाथ फिजा में बुलंद किया। बस तुम लोग चुप हो जाओ और नजरें नीचे झुका लो। मनीषा ने हैरत से रुख फेर कर उसकी तरफ देखा। क्या? उसने आईब्रो इकट्ठी की। ये फैसला जिरगे में होगा। तो शख्स फिर से चिल्लाने लगा, या तो मैं इससे निकाह करूंगा या फिर इसे कैद में डाला जाए। उसे मेरी बीवी को बगाया है। ये सुनते ही मनीषा ने नाक पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में उसकी बात को नजरअंदाज किया। अब ये जिरगा कब लगेगा और कब तक मुझे यहाँ रहना होगा? वो अपनी घड़ी में वक्त देखकर उसे पूछने लगी। कल सुबह की रोशनी के साथ ही जिरगा लगाया जाएगा। अभी तुम मेहमान खाने में जाओ, तुम हमारी मेहमान हो। सरदार जरियान की बात सुनकर उसने धीरे से अपना हाथ दरियाब की तरफ झुकाया। आपका बहुत बड़ा एहसान है। वो पलटकर चलती मेहमान खाने की तरफ बढ़ गई। मुलाजमा उसके साथ थी। सरदार जान पहली बार मुस्कुराया। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। पहले इतनी बहादुर और बेडर बेखौफ लड़की नहीं मैंने तो अभी देखी। वो सर झटक कर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। लेकिन अब दिल कहाँ लगना था? उसे ऐसी ही तो लड़की की तलाश थी, और शायद कुदरत ने खुद उसकी झोले में लड़की डाल दी थी। अगले दिन का सूरज तुलु हुआ और निशा को जिरके के सामने ला खड़ा कर दिया गया। उसकी आंखें नींद से भूजल थी। उसे बामुश्किल सरदार की तरफ देखा, जो कि उसके बारे में सारी मालूमात निकलवा चुका था। अब उसे देखकर वो काफी मुतमईन था। उसे पता चल गया था कि सुलेमान हसन साहब की पोती है, इकलौती पोती। वो चंद कदम आगे आया, फिर उस शख्स की तरफ देखा। आपको इस शख्स की होने वाली बीवी को बगाने, उस पर गोली चलाने के इल्जाम में या तो कैद में डाला जाएगा या निकाह कर दिया जाएगा। मनीषा ये सुनकर एक झटके से सीधी हुई। निकाह? कौन सा निकाह? कैसा निकाह? किससे निकाह? वो सवालात पर सवालात करने लगी। या तो तुम्हें उस शख्स से निकाह करना पड़ेगा, या फिर वो चंदन में ठहरा और उसकी आंखों में झांका। मनीषा का पूरा वजूद लर्ज गया। या फिर उससे पूछने लगी, या फिर तुम्हें मेरे निकाह में आना होगा। ये सुनते ही वो उछल कर सीधी हुई। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं तुम जैसे अंकल के साथ शादी करूंगी? वो उससे यूं बात कर रही थी जैसे कोई सरदार नहीं, बल्कि एक आम सा शख्स हो। जुबान संभाल कर बात करो। वो गुस्से से चिल्लाया। मैं तुम्हें बचा रहा हूं, वरना ऑप्शन अब भी तुम्हारे पास है। इससे शादी करो। वो जितना वहशी है उसे मैं जानता हूँ। तुम्हारी सारी अकड़ और जिद निकल जाएगी, समझे? तो पहली बार मनीषा की आंखों में खौफ के साए लहराए थे। वो इसे बचा रहा था या वो मजीद उल्टे फैसले करके उसे रिहा रहा रही थी? निकाह नामा निकाह नाम सुनते ही उसके दिल में कपकपाहट सी पैदा हुई। मुझे मंजूर है। वो फलता ही था कि उसकी बात सुनकर वो बेख्तियार मुस्कुराया और फिर रुख फेर कर उसे देखा। सच कह रही हो या फिर कोई गेम खेल रही हो? मनीषा ने नफी में सर हिलाया। चंद कदम आगे आई, उसके मुकाबले जाकर खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ तुम मुझे बचा रहे हो, वरना इतने बड़े सरदार होकर ये फैसला क्यों लेते? वो इससे ज्यादा संजीदा थी। सरदार जहान मुस्कुराया। बहुत समझदार हो। जिद्दी होने के साथ साथ आखिरी जुमले पर मनीषा भी मुस्कुरा दी। तो फिर डील डन है। जैसे ही मामला ठंडा होगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, और हाँ, तुमसे होने वाला मेरा निकाह भी जैली होगा, समझे? तुम? वो इस पर हुक्म चलाने लगी। सरदार जान ने गौर से उस लड़की को देखा। ये पहली बार था कि कोई लड़की सरदार जान को डिक्टेट कर रही थी। जिरगे में किए गए इस फैसले को सराहा गया। वो शख्स फातिहाना निगाहों से देखने लगा। मनीषा ने इसे देखकर पढ़ने इकट्ठे की। ज्यादा खुशफहमी में ना रहो। तुम्हें तो गोली बिल्कुल ठीक जगह लगी है, बल्कि दिमाग में लगाती तो ज्यादा अच्छा होता। उसके कान के करीब सरगोशी करते वो आगे बढ़ गई। वो तिल मिला कर रह गया। निकाह ख्वाह को बुलाया गया और सबके सामने सरदार जान ने उस जिद्दी गम घमंडी और खुद सर लड़की को अपने निकाह में ले लिया। मनीषा को अपने वालिदैन की याद आई, और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने सबसे पहले खौला और रिमशा के बयान की रोशनी में खबर उनके घर तक पहुंचाई। हॉल में रखा गया फोन बज उठा। फोन उठाने वाली निदा हमदान थी। आपकी बेटी मनीषा हमदान इस वक्त कश्मीर के गांव के सरदार की हिरासत में है। उसे एक आदमी पर गोली चलाई है और वो कैद कर ली गई है। हम यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जिम्मेदार नहीं, आप खुद जाकर ये मामला हल करें। ये सुनते ही वो गश खाकर गिर पड़ी। बेटी को ढील देने की यही नतीजा होता है। लगत ताई ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला। सीमा ताई भी अफसोस का इजहार करने लगी। ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी को बचा ले। निदा हमदान रोने लगी। हमदान साहब के हाथ पांव फूल गए। उनकी फूल सी बेटी किसी सरदार की हिरासत में हो और वो सुकून से बैठे, ऐसा नामुमकिन था। ये वक्त इन बातों का नहीं है।
ہمیں فوراً نکلنا چاہیے۔ تایا ان کی حمایت میں آگے آئے اور گھر کے تمام مرد گاڑی میں بیٹھ کر کشمیر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ندا ہمدان اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ اسی لیے میں کہتی تھی کہ آپ اسے اتنی ڈھیل نہ دیں، آخر وہ بندوق لے کر گئی اور مجھے پتا کیسے نہ چلا؟ وہ رونے لگی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہمدان صاحب خود بھی حیران تھے۔ گاڑی کشمیر کی طرف رواں دوا تھی، جبکہ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ منیشا کی قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ شاہ ویلی آج پہلے سے زیادہ جگمگا رہی تھی۔ بڑے بڑے فانوسوں کی روشنی صحن میں بچھے سفید قالین پر پڑ کر چمک پیدا کر رہی تھی۔ نوکروں کی بھاگ دوڑ، عورتوں کی گہما گہمی اور ڈھول کی مدھم تھا، سب کچھ اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ آج شاہ خاندان میں کوئی بڑا موقع ہے۔ اور واقعی آج شاہ خاندان کی نئی بہو کی منہ دکھائی تھی، وہ لڑکی جسے زریان نے بغیر سوچے سمجھے بس ایک لمحے کے فیصلے میں اپنی پناہ میں لیا تھا۔ منیشا کو اندر کمرے میں بٹھایا گیا۔ شاہ بی بی جو نہایت باوقار اور روبدار خاتون تھی، وہ خود اپنے ہاتھ میں بھاری سا شاہی لباس لیے اندر آئی۔ بیٹا یہ پہن لو، آج تم شاہ خاندان کی بہو بن کر سب کے سامنے جاؤ گی۔ ان کی آواز نرم مگر حکم صادر کرنے والی تھی۔ منیشا دنگ رہ گئی۔ اس نے لباس دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ یہ سب، یہ پورے 10 کلو تو ہوگا، میں تو گر پڑوں گی، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ یہ نکاح تو جعلی تھا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ شاہ بی بی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نکلی۔ نکاح تو نکاح ہوتا ہے، کیا اصلی کیا جعلی، اور یہ لباس تو پھر بھی ہلکا ہے۔ منیشا کی آنکھیں پھٹ گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا لباس نہیں پہنا، اور یہ زیورات، میری گردن ہی ٹوٹ جائے گی۔ وہ رو پڑی۔ پہننا تو پڑے گا بیٹا، آج تمہاری منہ دکھائی ہے، یہاں سب تمہاری خوبصورتی دیکھنے آئے ہیں۔ منیشا بے بسی سے پل کے چپکنے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے شریان کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ وہ نہ جانے کہا تھا۔ شاہ بی بی نے محبت سے اس کی ٹھوڑی تھامی۔ ڈرو مت، تم عام نہیں ہو، تم اب شاہ خاندان کی عزت ہو۔ باہر سے ڈھول کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ لگتا ہے مہمان پہنچنے والے ہیں۔ اسی دوران ایک ملازمہ ہامتی ہوئی اندر آئی، اور تب تک اس بھاری بھرکم جوڑے میں منیشا زیورات کے ساتھ تیار ہو گئی تھی۔ شاہ بی بی، منیشا بی بی کے والد آ گئے ہیں۔ منیشا کا دل زور سے دھڑکا۔ بھاوا آ گئے؟ واقعی؟ مجھے یہاں سے لے جائیں گے نا؟ شاہ بی بی نے جواب دینے کی بجائے سے سیدھا کر کے کھڑا کیا، اس کے دوپٹے کو سنبھالا، بھاری جھمکے کانوں میں ٹھیک کیے۔ جاؤ، آج تمہارے بابا تمہارے شاہ خاندان کی بہو بننے دیکھیں گے اور فخر کریں گے۔ جیسے ہی منیشا حویلی کے وسیع لان میں داخل ہوئی، سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس کی کم سنی معصومیت اور خوبصورتی ہر کسی کو کچھ لمحوں کے لیے جیسے چپ کر دیا۔ سنہرے کامدار بنارسی دوپٹہ اس کے سیاہ بالوں پر اپنی تھپ دکھا رہا تھا، اور باری گلے کا سیٹ اس کے معصوم چہرے کو مزید نکھار دے رہا تھا۔ کتنی پیاری ہے، بالکل گڑیا لگ رہی ہے، بہت کم عمر ہے، لیکن شاہ خاندان کی بہو کو تو ویسے ہی نازک ہونا چاہیے۔ اس کی قسمت تو کھل گئی۔ زریان جیسا شاہ جیسا شوہر ملا، بہت ہی کم، بہت سی سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ہمدان صاحب جذبات سے لبریز اندر داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت، خوشی اور بے یقینی سب کچھ جھلک رہا تھا۔ جیسے انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ چند لمحے کے لیے ٹھٹک گئے۔ یہ میری منیشا ہے؟ وہ آگے بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم تو کسی شہزادی کی طرح لگ رہی ہو۔ منیشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر لے چلے نا۔ ہمدان صاحب نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے اسے دیکھا۔ بیٹا آپ یہاں سے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، تم اب اس گھر کی بہو ہو۔ منیشا ٹھٹک سے گئی۔ بابا میں نے نکاح مانا ہی نہیں تھا، یہ تو جعلی نکاح تھا۔ اس کی سسکیاں گونجی تھی۔ تبھی زریان اندر داخل ہوا۔ اس نے سیاہ شیروانی زیب تن کی ہوئی تھی۔ یہ نکاح 100% اصلی ہے، اب آپ شاہ خاندان کی عزت ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی نرمی تھی۔ ہمدان صاحب نے زریان کو دیکھتے ہی گلے لگایا، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، جسے دل سے شکر گزار ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آئی، یہ اس کی خوش قسمتی ہے، آپ نے اسے بچایا۔ میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ منیشا نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ بابا ایک ایسی خوش قسمتی، مجھے یہاں قید کر دیا گیا ہے، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ ہمدان نے شفقت سے اسے کندھوں سے تھاما۔ بیٹا یہ وہی خاندان ہے، شاہ خاندان، ان کے والد میرے بچپن کے دوست تھے۔ زریان نے تمہیں بچایا، عزت دی، اس نے تم پر احسان کیا بیٹی، تمہارے حق کی حفاظت کی۔ منیشا ٹھہر سی گئی اور پھر رونے لگی۔ بابا میں نہیں رہ سکتی یہاں، مجھے ڈر لگتا ہے، میں شاہی بہو نہیں بن سکتی، میں بس منیشا ہوں۔ وہ اپنے لباس اور زیورات سے بھی بیزار تھی۔ ہمدان کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے اسے گلے لگایا۔ ان حالات میں زریان سے بہتر محافظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب تم اس گھر میں رہو گی، عزت سے اور مان سے۔ ان کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ شاہ بی بی نے آگے بڑھ کر ان کی طرف دیکھا۔ ہمدان بھائی آپ بے فکر رہیں، یہ ہماری بیٹی ہے،
हम इसे अपनी हथेली का छाला बनाकर रखेंगे। जरियान ने खामोशी से सब देखा। मनीषा के रो देने से उसके दिल में एक अजीब सी खसक हुई। अगली लम्हे मनीषा की आंखों से मिले वही नडर, चमक और वही बेबाक नाराजगी उसके चेहरे पर जमी हुई थी। जरियान के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। खतरनाक है मगर दिल को अच्छी लगती है। जब हमदान साहब जाने लगे तो मनीषा ने उनके हाथ पकड़ लिए। बाबा प्लीज ना जाए, मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ। हमदान ने उसे सीने से लगाया। बेटा तुम अकेली नहीं हो, ये सारा खानदान तुम्हारा है, जरियान तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये कहते उनकी आवाज भी लर्ज गई, मगर वो रुख मोड़कर बाहर निकल गए और उससे सिर्फ लीमे पर आने का वादा करके गए थे। और मनीषा के कदम ढीले पड़ गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों से जमीन निकल गई हो। वो सिसक उठी थी। जरियान ने गौर से उसे देखा। बेगम साहिबा, आपको संभालना मेरा काम है। मनीषा को जरियान के कमरे में पहुंचाया गया था। हल्की जर्द रोशनी, गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मनीषा दुल्हन बनी तो खुद इन पत्तियों से ज्यादा बिखरी हुई लग रही थी। बाहरी लिबास और वजनी जेवर वो बेहद गमगीन थी। कमरे का दरवाजा खुला तो उसकी जान निकल गई। जरियान अंदर आया। वो हल्का सांसा, ये क्या हालत बना रखी है, सांस लिया भी है? मनीषा ने मुंह बसोर कर से देखा। रोने की वजह से आवाज भारी हो रही थी। ये कपड़े, मुझे लग रहा है मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मुझे इतना कुछ पहनने की आदत नहीं है। जरियान आहिस्ते से उसके सामने बैठा। उसकी ठोड़ी को थाम कर सर ऊपर किया। तो फिर मना कर देती? आपकी शाह बीबी ने आंखें दिखा कर कहा, ये पहनना पड़ेगा। और मैं डर गई थी। उसने फौरन बात का दिफा किया। जरियान ने हैरत से उसे देखा। तुम डरती भी हो? वहां तो गन लिए पूरी दुनिया को ललकार रही थी। मनीषा ने बेसाख्ता उसे देखा। वो तो मैं बचपन से हूँ ऐसी। और हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा, गन चलाना किसने सिखाया? वो हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। बड़े कजन ने, हम शिकार खेलते थे ना, वो भाइयों जैसा है, उससे बहुत कुछ सिखाया। जरियान उसे खामोशी से देखता रहा। मनीषा ने उसे खामोश देखा तो बोली, आपको भी सिखा दूंगी अगर नहीं आती तो। जरियान मुस्कुराया। अच्छा बेगम साहिबा, और क्या क्या सिखाएंगी मुझे? वो अब गहरी दिलचस्पी से उसे देखने लगा। मनीषा शर्मा गई। जो आप चाहेंगे। वैसे आप बहुत शरीफ लगते हैं, तो मुझे लगा शायद गन ना आती हो। जरियान हंस पड़ा। तो तुम्हें शरीफ लोग पसंद है? वो झिझक के, मैंने ऐसा कब कहा? कुछ लम्हे खामोशी के गुजरे। अच्छा ये जेवर उतार देना, सिर भारी हो रहा है। जरियान ने आहिस्ता से आगे उसके बिल्कुल नजदीक आकर उसका मांग देखा। झुमके और बारीक ग्लोबंद उतारा। उसकी पेशानी हल्की हुई तो उसने सर झटकते सांस लिया। ओह, मैं जिंदा हूँ। ये सुनते ही जरियान ने उसे कमर से खींचकर खुद के करीब किया और पलकें झुका गई थी। ऐसी दुल्हन मैंने पहली बार देखी है जो जेवर उतरते ही खुशी से फूल गई है। उसके कान में सरगोशी करने लगा। आप इतने बुरी नहीं है और तुम इतनी मासूम भी नहीं हो जितनी दिखती हो। जरियान ने शौकी से कहा, अगर मैं जिद करूं या नाराज हो जाऊं तो? वो पूछने लगी। उसकी गहरी बाहों के हिसार में थी। तो मनाऊंगा क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। वो मोहब्बत से बोला। अगर मैं भागूं? वो सवाल करने लगी। तो फिर पकड़ लूंगा। वो नरम लहजे में गोया हुआ। तुम भागने के लिए नहीं, मेरे पास रहने के लिए आई हो। मनीषा का दिल जैसे एकदम धक सा रह गया। वो सच में पहली बार खुद को महफूज महसूस करने लगी। जरियान ने धीरे से उसके माथे पर बोसा दिया। और एक बात, जो हुआ जैसे हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी इज्जत हो। उसकी बाहों में तड़पने लगी थी। उसे धीरे धीरे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा। मनीषा ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे गौर से देखा। आप अच्छे हैं थोड़े से। उसे हाथों से इशारा किया। और तुम बहुत ज्यादा। वो दोनों हंस पड़े थे। एक नई जिंदगी की शुरुआत अब हो चुकी थी। 2 दिन बाद उनका वलीमा था। पूरा हाल रोशन था। छत से लटकती लाइट्स यूं टिमटिमा रही थी जैसे हवेली की शान में इजाफा हो रहा हो। आज की तकरीब सरदार जरियान शाह के नव थी। वो शख्स जो सख्त मिजाज, खामोश स्वभाव, हुक्म चलाने वाला समझा जाता था, लेकिन इस वक्त स्टेज पर बैठा वो किसी मजनू से कम नहीं लग रहा था। उसकी नजरें मुसलसल एक ही तरफ जमी थी। दरवाजा खुलते ही मनीषा अपने घर वालों के साथ अंदर दाखिल हुई। तो हॉल में जैसे एक लम्हे को खामोशी छा गई। उसका लहंगा गुलाबी और सिल्वर के इम्तजाज में चमक रहा था। वो थोड़ी सी घबराई हुई थी मगर आंखों में अजीब सी मजबूती थी। आज उसकी पूरी फैमिली उसके साथ थी। उसके वालिद, सैम, मीजी, भाई, ताया, चाचा सब उसी शान से आए थे। जैसे किसी शहजादी को रुखसत करता खानदान आता है। लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर वो शख्स हुआ था जो स्टेज पर बैठा था। जरियान की नजर उसके चेहरे पर आते ही ठहर गई। उसे जैसे उसे एक पल को आग चपकने का डर हो कि कहीं मंजर बदल न जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लगे हो। जरियान अपने स्टाइलिश सिल्वर पैंट कोट में मजबूत और बेहद पुरकशिश लग रहा था। उसकी आंखों में आज मोहब्बत की नरमी थी। वो नरमी जो बहुत कम लोगों ने देखी थी।
जब मनीषा स्टेज के करीब आई तो जरियान उठ खड़ा हुआ और मोहब्बत से उसके कान में सरगोशी की थी। पूरा हाल देख रहा था कि सरदार जरियान शाह किसके एहतराम में खुद खड़ा हुआ है। वो जो कहता था कि मैं किसी के सामने नहीं उठता, आज उठा था। मनीषा ने नजरें झुका ली मगर दिल जोर से धड़क रहा था। वो आहिस्ता से स्टेज से चढ़ी। जरियान ने उसके कदम संभालने को जरा सा अपना हाथ बढ़ाया और उसे थाम लिया। एहतियात से उसकी भारी आवाज उसके कानों से टकराई तो मनीषा का दिल जैसे पिघल गया। वो दोनों बैठे तो सबके कैमरे, नजरें और निगाहें बस उन्हीं पर थी। इतनी देर लगा दी आने में? वो बेखुदी से बोला। मनीषा ने हैरान होकर आंखें उठाई। जरियान के लबों पर हल्की सी दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। हाँ तुम, मैं कब से बैठा तुम्हारी ही राह तक रहा था। मनीषा की सांस अटक गई। वो शर्म की माले कुछ बोल ही ना पाई। सब लोग मुबारकबाद देने आने लगे, लेकिन जरियान की नजरें बार बार उसके चेहरे पर आकर रुक जाती। बस कर जाए, सब देख रहे हैं। वो जब सब हुई थी तो देखने दो। जरियान उसे छेड़ने लगा। जरियान ने सारी दुनिया को नजरअंदाज करते सिर्फ उसकी तरफ देखने में खुद को मगन कर लिया था। तुम मेरी हो, ये एहसास बहुत खुशकन है। मनीषा की आंखों में एक लम्हे को नमी सी आई मगर साथ ही मुस्कुराहट भी उभरी थी। तकरीब के शोर में दोनों के बीच की खामोशी अलग ही किस्सा लिख रही थी। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा दिल अब मेरे पास है और मैं इसे टूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं। मनीषा ने नजरें झुका ली। उसकी पलकों पर हल्की नमी थी और जरियान की नजरें जैसे दुआ बन गई। आज सरदार जरियान शाह सख्त नहीं था। आज वो सिर्फ मनीषा का जरियान था जो उसकी मोहब्बत में पिघलता जा रहा था। और मनीषा उसकी मोहब्बत पर शर्माती हुई अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। ये कहानी जो एक चुलबुली सी लड़की की शरारतों से शुरू हुई थी, सरदार जान की मोहब्बत की दास्तान पर ख़त्म हुई थी।